अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 40 और 41 जो है ये दो सवालात आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं। तो हमारी अपनी डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहता है हैफको एंड स्ट्रैंड कंपनी डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द प्रीमियम ऑन एक्विजिशन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अच्छा जी, बोलता है एच इज एक्वायरिंग एन एसेट टारगेट। एस कंपनीज करंट पर शेयर वैल्यू इज ₹4.76. एस कंपनीज shares nominal value is rupees 0.25. Offer is rupees 1.25 cash for each S company share plus a convertible bond with market value of 100 for every rupees 5 nominal value of S company shares. Note: convertible bond is a bond in which interest is paid every year end, but upon maturity the holder of the bond has an option to either convert his bond into a stated number of shares. This number is specified when the bond is initially issued or redeemed it for cash. Calculate the amount of premium per share. कितना अमाउंट मैंने प्रीमियम में पर शेयर पे किया होगा ये मुझे बताना है। अच्छा जी, अब देखिए हो ये रहा है कि सवाल में ये जो ऑफ़र लिखी हुई है ना, इस ऑफ़र को आपने सबसे पहले एनालाइज करना। और ऑफ़र में ये लिखा हुआ है कि ऑफ़र इज़ ₹1.25 कैश फॉर ईच एस कंपनी शेयर। हर शेयर के अगेंस्ट 1.25 कैश दिया जाएगा, पहली बात। प्लस यानी कि इसके साथ साथ क्या दिया जाएगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया जाएगा विद मार्केट वैल्यू ऑफ 100, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 होगी फॉर एवरी ₹5 नॉमिनल वैल्यू ऑफ एस कंपनी शेयर्स। यानी कि ये जो 100 की मार्केट वैल्यू वाला बॉन्ड दिया जाएगा ये हर ₹5 की नॉमिनल वैल्यू जो एस कंपनी की शेयर्स की होगी उसके अगेंस्ट दिया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि यार नॉमिनल वैल्यू ऑफ 5, अगर 5 की नॉमिनल वैल्यू होना तो उसमें कितने शेयर्स आते हैं। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू मींस फेस वैल्यू, ठीक है ना। अब एस कंपनी शेयर नॉमिनल वैल्यू इज ₹0.25। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 0.25 है। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो है ना वो 0.25 है। तो ₹5 की नॉमिनल वैल्यू में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं पहले ये देखते हैं। ₹5 की नॉमिनल वैल्यू में कितने शेयर्स आ जाते हैं पहले ये देखते हैं। तो 5 को हम डिवाइड कर देते हैं 0.25 से, क्योंकि एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो है वो 0.25 है। तो ₹5 की जो नॉमिनल वैल्यू है उसमें कितने शेयर्स आते हैं, 20 शेयर्स आ जाते हैं। विच मीन्स कि मैं सिंपल लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एवरी वन बॉन्ड, वन कन्वर्टेबल बॉन्ड इज गिवन फॉर एवरी 20 शेयर्स। देखो यही बात हो गई ना भाई, उसने घुमा के बोला कि मैं ₹100 वाले मार्केट वैल्यू का एक कन्वर्टेबल बॉन्ड दूंगा हर ₹5 की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स के अगेंस्ट। ₹5 की नॉमिनल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि वो 20 शेयर्स हैं, क्योंकि एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू अगर 0.25 है तो 5 की नॉमिनल वैल्यू में 5 डिवाइडेड बाई 0.25 यानी कि 20 शेयर्स आते हैं। वन कन्वर्टेबल बॉन्ड इज गिवन फॉर एवरी 20 शेयर्स। हर 20 शेयर्स के अगेंस्ट एक कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया जा रहा है। अगर एक कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया जा रहा है हर 20 शेयर्स के अगेंस्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 शेयर्स के अगेंस्ट मैं क्या दे रहा हूँ, 20 शेयर्स के अगेंस्ट एक बॉन्ड दे रहा हूँ। और उस बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है वो होती है 100, ठीक है ना। इसके अलावा हर 20 शेयर्स के अगेंस्ट कैश कितना दे रहा हूँ, कैश फॉर 20 शेयर्स। एक शेयर के अगेंस्ट कैश दे रहा हूँ 1.25, एक शेयर के अगेंस्ट कैश दे रहा हूँ 1.25, तो 20 शेयर्स के अगेंस्ट कितना दूंगा, 1.25 इंटू 20। यानी कि जो टोटल कंसिडरेशन फॉर 20 शेयर्स, 20 शेयर्स के लिए जो मैं कंसिडरेशन दे रहा हूँ ना वो 125 है। अब अगर 20 शेयर्स के लिए मैं 125 रुपए की कंसिडरेशन दे रहा हूँ तो पर शेयर कंसिडरेशन यानी कि हर शेयर के लिए जो कंपनसेशन मैं पे कर रहा हूँ वो 125 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 6.25 है। मैंने 20 शेयर्स के हिसाब से हिसाब किया और उसको 20 से डिवाइड कर दिया ताकि पर शेयर वैल्यूएशन पर भी आ जाए हम कि यार एक शेयर की मैं वैल्यू जो है ना वो 6.25 लगा रहा हूँ। कैसे, 1.25 कैश दे रहा हूँ और मैं ₹100 की मार्केट वैल्यू वाला बॉन्ड 20 शेयर्स के अगेंस्ट दे रहा था, तो एक शेयर पर 5 बना। इस तरह से सोच लो, 5 और सवा यानी कि 6.25।
या आप 20 शेयर्स के अगेंस्ट क्या क्या दे रहे हो ये कैलकुलेट कर लो। 20 शेयर्स के अगेंस्ट एक 100 रुपये वाला कन्वर्टेबल बॉन्ड जा रहा है, 20 शेयर के अगेंस्ट जो है वो 1.25 इंटू 20 वाला कैश जा रहा है, यानी कि 125 रुपये 20 शेयर्स के लिए दे रहे हैं, तो एक शेयर के बन गए 1.125 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 6.25। ठीक है जी। अच्छा, एस कंपनी के शेयर्स की जो करंट मार्केट वैल्यू है वो है 4.76। मार्केट वैल्यू ऑफ एस शेयर्स, एस के जो शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू अभी है वो 4.76 है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 6.25 माइनस 4.75 यानी कि 1.5 का दे रहा हूँ तकरीबन प्रीमियम। इसको मैं ज़रा इस तरह से कर लेता हूँ कि ये चीज़ें अगर डेसिमल में है तो सामने आ जाए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा सॉरी 4.76 है, 4.76 है, ठीक है। तो 1.49 का जो है ना वो प्रीमियम दे रहा हूँ, यानी कि जो वैल्यू बनती थी उससे ऊपर 1.49 दे रहा हूँ। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर शेयर, उसका आंसर 1.49 होगा। आराम से तसल्ली से देखें, अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 समर 2006 के सवाल से, टैक्स लॉसेज आर अवेलेबल बट दे कैन बी क्लेम्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, वन ऑफ इम्पैक्ट टू बी एडेड सेपरेटली। टैक्स असेसेबल लॉसेस जो है उसकी ट्रीटमेंट हमने पहले भी पढ़ी है, वो वन टाइम गेन या वन टाइम फ़ायदा देने वाली चीज़ होती है। कोई भी चीज़ अगर वन टाइम फ़ायदा या वन टाइम गेन देती है आपको, तो वन टाइम गेन या वन टाइम फ़ायदा देने वाली गेन चीज़ जो है उसको एक ही बार अपने गेंस में या मार्केट वैल्यू में शामिल किया जाता है। लेकिन साथ में कुछ और चीज़ लिखी हुई है, द टारगेट कंपनी हैज़ टैक्स असेस लॉसेस ऑफ ₹6 मिलियन इन टोटल। टोटल जो है ना वो टैक्स असेस लॉसेस 6 मिलियन रुपीज़ के हैं। These will be adjustable in 3 subsequent years equally by acquirer after acquisition। देखें ज़रा बात को समझिएगा, 6 मिलियन के टैक्स असेस लॉसेस हैं, ठीक है ना। टैक्स असेस लॉसेस क्या करते हैं, मेरी टैक्सेबल इनकम को कम कर देते हैं। टैक्सेबल इनकम कम होती है तो टैक्स कम लगता है। ये पहले भी ट्रीटमेंट आई थी, पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि मिसाल के तौर पर लेट से आपकी टैक्सेबल इनकम 100 बनती थी, आपको इसको इस पर 30% का टैक्स देना था, तो 30% के टैक्स का मतलब ये हो गया कि 30 रुपये टैक्स देना था, और 100 माइनस 30 जो है वो आपके पास 70 बच गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी टैक्सेबल जो प्रॉफिट्स है वो 100 बन रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई टैक्स असेस लॉसेज हैं, यानी कि टैक्स वाला कहता है कि पिछले सालों आपने बिजनेस में अपना कोई नुकसान किया था और अपनी जो अभी टैक्स भरना है उस पर जो 30% आपको टैक्सेबल इनकम पर लगाना है, उस टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट में से वो लॉसेस माइनस कर कर मुझे बताना कि तुमने कितना कमाया। तुमने पिछले सालों में नुकसान किया था तो उस नुकसान की वजह से अभी के जितने भी फ़ायदे में हैं वो नेट ऑफ कर कर जो अमाउंट बने उस पर टैक्स लेना। तो मिसाल के तौर पर लेट से मेरे पिछले सालों के अगर 20 रुपये के नुकसान थे, अगर पिछले सालों के 20 रुपये के नुकसान थे, तो अब मैं 100 पर टैक्स नहीं दूंगा। टैक्स वाला बोलेगा इस साल तुमने 100 कमाए, पिछले सालों के तुम्हारे 20 रुपये के जो है ना वो लॉसेस बाकी है, यानी कि तुमने बिजनेस में नुकसान किया था 20 रुपये का पिछले सालों में, तो तुम 100 में से 20 माइनस कर दो, तुम्हारी जो नेट इनकम 80 बनती है उस पर तुम 30% टैक्स देना। तो लिहाजा इस हिसाब से अगर ऐसे चलेंगे तो फिर मेरे पास जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा वो 56 होगा और मेरा जो टैक्स है वो 24 होगा। यानी कि मुझे फ़ायदा क्या होता है, ज़रा गौर से ये सुनिएगा, अगर मेरे पास कोई टैक्स असेसेबल लॉसेस होते हैं तो मेरा जो टैक्स का एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। यहाँ पर टैक्स का एक्सपेंस कितने से कम हुआ है, 6 से कम हुआ है, ठीक है। 6 से अगर टैक्स का एक्सपेंस कम हुआ है, अच्छा देखिए 100 पहले मैंने एज्यूम किया कि 100 की इनकम है उस पर 30% यानी कि 30 रुपये का टैक्स देना है, 70 रुपये मेरे पास बच गया। दूसरे केस में मैंने एज्यूम किया कि 100 की इस साल की इनकम है, 20 के टैक्स असेस्ड लॉसेस थे, टैक्स असेस्ड लॉसेस माइनस कर टैक्स का रेट लगेगा, फिर जो अमाउंट आएगी उसमें टैक्स असेस्ड लॉसेस दोबारा से ऐड कर दिए जाएंगे। सर ऐड क्यों कर दिए जाएंगे, ऐड इसलिए कर दिए जाएंगे क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। जब हम इस नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर देंगे तो हम 76 पर आ जाएंगे, यानी कि अगर मैं अपनी इनकम देखूँ ना तो टैक्स असेस्ड लॉसेस के होने की वजह से मेरी इनकम जो है वो 6 रुपये ज़्यादा है, या दूसरे नज़रिए के हिसाब से टैक्स असेस लॉसेस के होने की वजह से मेरा जो टैक्स का एक्सपेंस है वो 30 के बजाय 24 यानी कि 6 रुपये कम है। यह हमने पहले भी डिस्कस किया और अलग से एक सेपरेट वीडियो में भी हम इसको डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके साथ जो पूछा जा रहा है, आपके पास जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि द टारगेट कंपनी हैज़ टैक्स असेस लॉसेस ऑफ ₹6 मिलियन इन टोटल, दीज विल बी एडजस्टेबल इन 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स इक्वली बाय एक्वायरर आफ्टर एक्विजिशन। यानी कि ऐसा होगा कि ये आपने ईयर 0 पर कंपनी खरीदी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, आप हर साल 6 मिलियन को 3 से अगर डिवाइड करें, इक्वल पोर्शंस करें, तो 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन के टैक्स असेस लॉसेस जो है या टैक्स लॉसेस जो है वो अपनी इनकम से लेस कर और फिर आप जो है वो टैक्स का चार्ज कर सकते हो।
जब आप ऐसा करोगे और टैक्स रेट जो है वो 30% होगा, तो हर साल आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन से कम हो जाएगी। जब आपकी टैक्सेबल इनकम 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन से कम होगी, तो आपको 2 मिलियन के हिसाब से जितना भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो आपको कम पे करना होगा। जिस तरह से यहाँ पर मुझे, अगर मेरे पास बिजनेस लॉसेस 20 रुपये के पिछले सालों के थे, तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है 20 से कम हुई और मैंने जो टैक्स दिया वो 80 पर दिया। इवेंचुअली फ़ायदा ये हुआ कि जो 30 का टैक्स होना था वो 24 का टैक्स हुआ। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या आपने अगर बेनिफिट कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा अगर मेरे टैक्स असेस लॉसेस हैं, तो भाई जितना आपका लॉस है, एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा 20 का लॉस था, मल्टीप्लाइड बाय जितना टैक्स का रेट है। क्योंकि देखो जितना आपका लॉस है ना, जितना आपका लॉस है उतने से ही आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे। जब उतने से ही आपके टैक्सेबल प्रॉफिट कम होंगे तो उसका जो 30% बनता है वो आप सेव कर लोगे, जो कि 6 रुपये बनता है, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। लाइव क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, हैंड आउट में भी डिस्कस हुआ है और सेपरेट लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे ये टैक्स असेस लॉसेस है। अब इन टैक्स असेस लॉसेस का मतलब ये नहीं है कि मुझे हर साल 2 मिलियन का फ़ायदा होगा, बल्कि जो मुझे फ़ायदा होगा वो टैक्स असेस लॉसेस का 30% होगा। आप लाइव क्लास में मुझसे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस भी कर सकते हो। यानी कि पहले साल आपको जो बेनिफिट होगा, ना पहले साल, वो 2 मिलियन का 30% होगा। ये पहले साल बेनिफिट होगा, दूसरे साल, तीसरे साल। बेनिफिट इन अ सेंस कि आपका जो टैक्स एक्सपेंस है ना, टैक्स एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा इस अमाउंट से। पहले साल टैक्स एक्सपेंस 0.6 से रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे साल 0.6 से रिड्यूस हो जाएगा, तीसरे साल टैक्स एक्सपेंस 0.6 से रिड्यूस हो जाएगा। ये आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये लिखा हुआ है 17.5% इज टू बी यूज टू डिस्काउंट द फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ अबव टैक्स लॉसेस, कंप्यूट द वैल्यू टू बी एडेड। अच्छा, जब हम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करते हैं तो वो तो ईयर 0 पर करते हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि फ्यूचर में हमें जितने भी बेनिफिट्स होंगे उसकी आज की वैल्यू कितनी है। अब ये बोलता है डिस्काउंटिंग के लिए जो है ना, डिस्काउंट फैक्टर जो आप कैलकुलेट करोगे वो 17.5% यूज़ करना। अगर मैं 17.5% का डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 17.5% की पावर 1, इसी तरह से इधर भी और इसी तरह से इधर भी। यहाँ पर पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पर पावर जो है वो 3 आ जाएगी। और फिर जब मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो पहले साल के जो टैक्स का बेनिफिट हो रहा है पहले साल के आखिर में, उसको उसके डिस्काउंट फैक्टर से फिर अगले साल मल्टीप्लाई किया और इन सबको मैंने ऐड कर दिया। ये कॉन्सेप्ट आके पेपर्स के लिए जो है वो बहुत कम टेस्ट होने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली हर साल की डिस्काउंटिंग करी है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि क्योंकि ये हर साल इक्वल और सेम बेनिफिट आ रहा है, तो आप ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यानी कि P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस केस में आपके पास हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 17.5% पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 17.5%। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू है। हर साल अगर सेम अमाउंट हो और 3 सालों के लिए हो और उसको 0 पे लेकर आना हो तो पावर में 3, डिस्काउंटिंग का रेट 17.5% और आर हर साल की डिस्काउंट जो वैल्यू है जिसको डिस्काउंट करना है वो वैल्यू। ठीक है जी, काइंडली इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें, और अगर कोई मसला हो तो मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर भी बना रहा हूँ जिसमें इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टैक्स असेस लॉसेस से मुझे क्या फ़ायदा होता है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये वन टाइम गेन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी डिस्कस करा हुआ है। थैंक यू।